कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हमारा लेसन नंबर फर्स्ट का आज अगला टॉपिक है गलनांक। गलनांक हमारे चैप्टर में हमने सबसे पहले यानी पहली क्लास में ये देखा था, पदार्थों के बारे में बात की थी और पदार्थ की अवस्था के बारे में देखा। पदार्थ की अवस्थाएं हमने कितनी देखी? 3, ठोस, द्रव और गैस। आज उन्हीं अवस्थाओं से संबंधित हम यहाँ कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें पहली परिभाषा है गलनांक। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, यानी हम परिभाषा क्या देखेंगे कि कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित तापमान पर, ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह तापमान या वह है बिंदु उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। फिक्स तापमान होता है, जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। अब यहाँ केल्विन के लिखा है, इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। तो यह क्या होता है बर्फ़ का गलनांक, कि बर्फ़ इतने तापमान पर किसमें परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में। तो यह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक। इसी के साथ जब ठोस से द्रव बन रहा है ना पदार्थ, तो ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? संगलन। ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ बात की है, मैंने यहाँ के लिखा है, तो अब आपको ये परेशानी कर रहा होगा कि के का क्या मतलब है और यहाँ इससे क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, जो ताप है, तापमान, इसे जो मापने की इकाई है वो 2 मुख्य इकाई है। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है केल्विन। अन्य भी इकाइयाँ हैं जैसे कि फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन हमारे अभी इस लेसन में हम इन 2 इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखते हैं कि दिन का टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री है, या रूम टेम्परेचर हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड नियत ताप दाब पर माना जाता है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ये क्या है? ताप को मापने की इकाइयाँ। अब ये दोनों एक दूसरे में क्या होती है? अंतर परिवर्तित भी होती है। जैसे कि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि केल्विन में इसका मान कितना होगा, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड को जब हमें केल्विन में बदलना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस 273। अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 293 केल्विन। तो ये हमारे पास कौन सा ताप हो जाएगा? केल्विन में। यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 273 को प्लस करेंगे। यदि हमारे पास 300 केल्विन में तापमान दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जाए? डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए, तब आप क्या करेंगे? 300 माइनस 273। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, आपके पास तापमान, इस चैप्टर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपको 2 तापमान दे दिए जाएंगे। लिखा होगा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ताप दिया हुआ है, जैसे 20 है, 50 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपसे पूछा जाएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। तब आप क्या करेंगे? 100 प्लस 273, तो कितना केल्विन हो जाएगा? 373 केल्विन। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 500 केल्विन है, आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, तो अब आप क्या करेंगे? 500 माइनस 273, जितना आंसर आएगा वो तापमान हमारे पास क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ये पहली परिभाषा गलनांक यहाँ तक कंप्लीट। दूसरी हमारी परिभाषा है क्वथनांक। क्वथनांक भी क्या होता है? ऐसा निश्चित ताप है जिसमें पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह निश्चित ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की हमने परिभाषाएं देखी। इसी के साथ बच्चों, कल हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि पदार्थ की जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा तापमान की क्या होती है? समानुपाती। तो आप देखिए, ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, जब आप उसका तापमान बढ़ाएंगे, हमने देखा कि गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। तो जब हम ठोस अवस्था से पदार्थ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं या ताप दिया जाता है, तो इस ठोस अवस्था के जो कण हैं, इन कणों की क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? कम हो जाएगा।
आकर्षण बल कम होगा तो ठोस पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में। फिर भी अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं फिर इन कणों के मध्य का आकर्षण बल और कमज़ोर हो जाएगा और द्रव किस में बदल जाता है, गैस में। तो इस प्रकार ये है प्रोसेस किससे संबंधित होती है, ठोस, द्रव और गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल किससे प्रभावित होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके मध्य का आकर्षण बल टूट जाता है, कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और इसी कारण पदार्थ की अवस्थाएं बदलती रहती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा है, इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, क्या लिखेंगे आप इसे, कैसे याद करेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब एक निश्चित तापमान है जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, तो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदला जाता है, द्रव में बदला जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदला जाता है तो आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, गलन की या संगलन की गुप्त ऊष्मा। आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब किसी ठोस को द्रव में बदला जाता है तो वह निश्चित ताप, हमने क्या कहा, इसका क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु। तो हम जैसे एक प्रयोग देखें, या हमने एक बीकर लिया, उसमें बर्फ़ है यानी ठोस पदार्थ है, उसे जब हम गर्म कर रहे हैं वो द्रव में बदलेगा। जब वो अपने टेम्परेचर पर पहुँचेगा, गलनांक बिंदु पर, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टेम्परेचर पर पहुँचने पर, यानी जब उसका गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उसके बाद उसका तापमान परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि उस बीकर में रखी हुई पूरी बर्फ़ या ठोस अवस्था का जो पदार्थ है वो पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल नहीं जाता है। उस समय तक उस पदार्थ का ताप हमेशा एक समान बना रहेगा, चाहे हम उसे कितनी भी ऊष्मा प्रदान करें। तो इसी के साथ ये परिभाषा इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। गलनांक आपको भी बताई है परिभाषा, और संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या अभिप्राय है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को जब उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदला जाता है तो उस समय जो आवश्यक ऊष्मा है वह उसकी क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, ये यानी छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। तो नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं वाष्पीकरण की बात। वाष्पीकरण का एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं कि हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने के बाद कपड़े सूख जाते हैं, यानी किस घटना के कारण होता है ये, वाष्पीकरण। गीले थे कपड़े, कपड़ों की सतह का जो पानी है वो बाहर वातावरण के जब संपर्क में आता है तो बाहरी सतह के जो कण हैं, अगर हम यहाँ बात करें, ये कण है, ये ऊपरी सतह के कण हैं और ये क्या है, इससे नीचे। तो आप देखिए विद्यार्थियों कि जो किसी भी बर्तन या बीकर के जो अंदर के कण है, इस कण के चारों ओर से आकर्षण बल इसे लग रहा है, चारों ओर से ये आकर्षित है या बंधा हुआ है, जबकि जो सतह के कण हैं वो केवल नीचे की ओर तो अपने इन अणु, परमाणु, आयनों के साथ क्या है, आकर्षित हैं, बंधे हुए, लेकिन ऊपरी सतह से ये क्या है, फ्री है। तो वाष्पीकरण एक सतही घटना होती है जिसमें पानी है वो वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, हमारी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसी घटना होती है, ये सतही घटना होती है जिसमें बीकर या किसी भी बर्तन में, या आप देखते हैं तालाब, या आप पानी, पौधों में पानी देते हैं, या जो पौधों की पत्तियों पर भी क्या होती है, वाष्पीकरण की घटना होती है कि पत्तियां हैं ये जड़ों द्वारा पानी अवशोषित करती है, फिर ये जाइलम फ्लोएम द्वारा पानी तने द्वारा होता हुआ कहाँ पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है। और पत्तियाँ हैं, ये कौन सी घटना बोलते हैं, हम उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यानी पत्तियों द्वारा जो पानी है वो बूंदों के रूप में, वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, उस जगह हम उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन जब हम कपड़े सुखाते हैं या कहीं भी पानी है वो वाष्प के रूप में अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। ये एक ऐसी घटना होती है, एक सतही सरफेस घटना है। सतही घटना क्यों कह रहे हैं कि जो सबसे पहले ऊपर की सतह के कण हैं
ये यहाँ से बंधे हुए ऊपर से क्या है, फ्री है, ये वाष्प बनकर वातावरण में फ्री हो जाएंगे। जब ये लेयर एक ख़त्म हो जाएगी तब ये कण हैं, ये क्या होंगे, इन पे ऊपर का आकर्षण कम हो गया, अब ये भी क्या होंगे, वाष्प के रूप में वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है वाष्पीकरण। आगे हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन। हमने जैसे बात की कि ठोस पदार्थ किस में बदलता है, द्रव में, और द्रव पदार्थ किस में बदलता है, गैस में। ठोस से द्रव बनता है तो वह निश्चित तापमान तो क्या कहलाता है, ताप तो कहलाता है गलनांक, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संगलन। इसी प्रकार द्रव से जब गैस अवस्था में पदार्थ बदल रहा है तो ये घटना क्या होती है, वाष्पीकरण, या हम इस समय जो टेम्परेचर या टर्म यूज़ करते हैं ये होती है हमारे पास क्वथनांक, यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ है वो गैसीय अवस्था या वाष्प में परिवर्तित होता है, तो वह क्या तापमान क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक होता है। ये हमने देखा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अगर वापस द्रव से ठोस अवस्था में कोई पदार्थ आ रहा है, ये तो हमने देखा कि ठोस से द्रव बना तो हमने क्या कह दिया, संगलन। लेकिन द्रव से अगर वापस ठोस अवस्था आ रही है तो ये पदार्थ क्या होगा, जमेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, जमना प्रोसेस। इसी प्रकार हमने देखा कि गैस से अगर पदार्थ वापस द्रव में आ रहा है तो इन कणों का क्या होगा, संघनन, यानी गैस के कणों का हम क्या करेंगे, संघनन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, संघनन। अब एक और नई प्रोसेस आती है जिसमें ठोस से सीधे पदार्थ किस में बदल जाए, गैस में। तो यही हमारा अगला परिभाषा थी, ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण हम देखते हैं, कपूर, या हम इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। कपूर सभी ने देखा है, कपूर को जब जलाया जाता है तो कपूर की अवस्था कैसी होती है, ठोस। जैसे हम इसे जलाते हैं तो ये तुरंत किस में बदल जाता है, गैस में। तो ऐसी घटना जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए आप, कि ठोस पदार्थ या ऐसा ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस में बदलता है, यह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण हम देखते हैं, सामान्यतः कपूर, इसका रासायनिक सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड। कपूर आपने बहुत बार देखा है, यूज़ भी किया है। जब कपूर को जलाया जाता है तो ये अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में। और अगर गैस से वापस ठोस में बदलना चाहे पदार्थ को तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निक्षेपण। यानी ये पदार्थ क्या होगा, इसके अवक्षेप बनेंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निक्षेपण। तो इस प्रकार ये हमारे पास हमने पदार्थ की अवस्थाएं कल देखी थी, और ये इनका क्या है, अंतः परिवर्तन। इसी से संबंधित यहाँ ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी, गलनांक है, क्वथनांक है, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और देख, इसी के साथ लास्ट एक छोटा सा टॉपिक, हमने वाष्पीकरण की परिभाषा देखी और हमने ये बताया एक सतही घटना है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सभी जानते हैं वाष्पीकरण सतही घटना है। जितना ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की घटना उतनी ही अधिक होगी। आपने महसूस भी किया है कि यदि हम गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं तो वह जल्दी सूखते हैं, और यदि हम नहीं फैलाते हैं तो वह उनके सूखने में बहुत समय लगता है। फैलाने से अभिप्राय कि जब हम फैलाते हैं तो उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो सतह के कण हैं वो गतिज ऊर्जा या तापमान की उपस्थिति में उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और कण सतह से क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे, बाहर वाष्प के रूप में उत्सर्जित होंगे, तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अगर वातावरण में तापमान अधिक है, तापमान का संबंध क्या है, कणों की गतिज ऊर्जा के साथ। तो जैसे जैसे तापमान अधिक होगा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, सतह के कण जब वाष्प के रूप में निकलते जाएंगे, फिर दूसरी सतह के कण निकलते जाएंगे, इस प्रकार वाष्पीकरण की घटना अधिक होगी। और यदि बहुत अधिक हवा चल रही है तो उसमें भी क्या होगा कि कपड़े हैं बहुत जल्दी सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण की घटना होती है। यदि हम ये देखें कि वातावरण में नमी हो, आर्द्रता हो, तो उसमें बहुत समय लगता है सर्दियों के दिनों में। तो उसमें क्या होता है कि नमी होगी, तापमान कम होगा, तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी, और इससे हमारे कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। संगलन,
संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब हमने आपको करवा दिए हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, ये भी आपको बता दिया गया है। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको इसे नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे अच्छे से नोट कीजिए और साथ साथ रीडिंग, लर्निंग और राइटिंग तीनों एक साथ कीजिए। थैंक यू।